दिल्ली के विज्ञान भवन में देश की दिशा और विकास का रोडमैप तय करने वाली नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश के तमाम मुख्यमंत्री मौजूद थे। चर्चा थी कि विकसित भारत 2047 की, निवेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार की और भविष्य की अर्थव्यवस्था की। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसकी गूंज पिछले 6 वर्षों से झारखंड की राजनीति, प्रशासन और दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक सुनाई देती रही है। मुद्दा है 1,36,042 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 1,36,042 करोड़, एक ऐसा आंकड़ा जो झारखंड के 1 साल के बजट के लगभग बराबर बैठता है। सीएम हेमंत सोरेन का दावा है कि ये कोई पैकेज नहीं है, कोई स्पेशल ग्रांट नहीं है, कोई राजनीतिक खैरात नहीं है। ये झारखंड और झारखंडियों के हक का पैसा है। वह पैसा जो राज्य की जमीन, उसके खनिज संसाधनों, कोयला खदानों और प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर ये राशि झारखंड को मिल जाए तो लाखों गरीब परिवारों को आवास मिल सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो सकता है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकती है और राज्य के विकास की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। केंद्र सरकार इस दावे को स्वीकार नहीं करती। भाजपा इसे राजनीतिक नैरेटिव और चुनावी विमर्श का हिस्सा बताती है। यहीं से शुरू होता है सवालों का सिलसिला। आखिर 1,36,000 करोड़ रुपए का ये दावा है क्या? इस रकम का पूरा कैलकुलेशन कैसे तैयार हुआ? क्या सचमुच कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों पर झारखंड का इतना बड़ा बकाया है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद झारखंड को उसका हक नहीं मिल पा रहा है? क्या राज्य सरकार इस रकम की रिकवरी कर सकती है? और अगर ये पैसा झारखंड को मिल गया तो क्या सचमुच राज्य की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदल जाएगी? दिलचस्प बात यह है कि नीति आयोग की इसी बैठक में हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने साफ शब्दों में कहा कि झारखंड को सिर्फ एक माइनिंग स्टेट के तौर पर नहीं देखा जा सकता। खनिज संपदा से समृद्ध इस राज्य को देश के विकास का बराबरी का पार्टनर बनाना होगा, सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराने वाला प्रदेश नहीं। तो क्या ये सिर्फ पैसों का विवाद है या फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज, फेडरल राइट्स, रेवेन्यू शेयरिंग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की उस बड़ी बहस का हिस्सा है जो आने वाले वर्षों में केंद्र और राज्यों के रिश्तों को नई दिशा दे सकती है? जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर वीडियो में हम समझेंगे इस पूरे विवाद की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, लीगल पोजीशन, आर्थिक असर और भविष्य की संभावनाओं को, क्योंकि ये कहानी सिर्फ 1,36,000 करोड़ रुपए की नहीं बल्कि कहानी झारखंड के हक, अधिकार और हिस्सेदारी की लड़ाई की भी है। सवाल उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों 1,36,000 करोड़ रुपए की इस बकाया रकम पर विवाद है? झारखंड से बार बार उठती आवाज के बावजूद केंद्र का इस पर स्टैंड क्यों साफ नहीं हो पा रहा है? दरअसल झारखंड सरकार का ये दावा हवा हवाई नहीं है बल्कि बाकायदा विधानसभा के पटल पर रखे गए आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। इस 1,36,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि को मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है भूमि मुआवजा यानी लैंड कंपनसेशन का, जो लगभग 1,01,142 करोड़ का है। ये वह पैसा है जो केंद्रीय कोयला कंपनियों जैसे सीसीएल, ईसीएल और बीसीसीएल ने झारखंड के आदिवासियों और किसानों की जमीनों को कोयला निकालने के लिए अधिग्रहित तो कर लिया, लेकिन उसका मुआवजा राज्य को नहीं दिया। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा है कॉमन कॉज का। इसका हिसाब करीब 32,000 करोड़ बैठता है। ये राशि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और खदानों में हुए अवैध खनन से संबंधित पेनाल्टी यानी जुर्माने की है। और तीसरा हिस्सा है करीब 2,500 करोड़ का, जो वॉश्ड कोल रॉयल्टी और नियमों के तहत लंबित टैक्स का है। इसके साथ ही झारखंड सरकार का एक और बड़ा तर्क है कि पिछले 17-18 सालों से कोयला रॉयल्टी की दरों में जो 14% पर तय थी, कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि कानूनन हर 5 साल में इस रॉयल्टी रेट को बदला जाना चाहिए था। इन तमाम दावों को जोड़कर ये आंकड़ा 1,36,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन इसे झारखंड के हक का पैसा कहते हैं और यही वजह है कि ये मुद्दा लगातार चुनावी मंचों से लेकर नीति आयोग तक पहुंच रहा है।
लेकिन सवाल सिर्फ रकम का नहीं है, बल्कि उस लड़ाई का भी है जो झारखंड पिछले कई सालों से लड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को किसी एक भाषण या बैठक तक सीमित नहीं रखते हैं। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर नीतिगत मंचों पर और सार्वजनिक तौर पर इस बकाया राशि का मुद्दा उठाया है। इस अभियान की शुरुआत जून 2020 में हुई, जब देश कोरोना महामारी की पहली लहर से जूझ रहा था। 24 जून 2020 को हेमंत सोरेन ने पहली बार इस मुद्दे पर केंद्र का ध्यान खींचा। इसके बाद 2 मार्च 2022 और 11 अप्रैल 2022 को उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और नीति आयोग को विस्तृत पत्र भेजे। दिसंबर 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार को आधिकारिक पत्र लिखकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए के दावे को औपचारिक रूप से दर्ज कराया। इसके साथ ही ये मुद्दा राजनीतिक विमर्श से आगे बढ़कर केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक तथा वित्तीय विवाद का रूप लेने लगा। फिर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे खुले पत्र में उन्होंने कहा था, हम कोई विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज या अतिरिक्त बजट नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ झारखंड के लोगों के हक का पैसा मांग रहे हैं। सोरेन का तर्क था कि यदि ये राशि राज्य को मिल जाए तो लाखों गरीब परिवारों को आवास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और विकास के नए अवसर मिल सकते हैं। और अब जून 2026 में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मुद्दे को फिर उठाकर उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि झारखंड सरकार इस लड़ाई को खत्म मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के सबसे अहम पहलू पर। आखिर इस दावेदारी का कानूनी आधार क्या है? दरअसल इस मामले को सबसे बड़ी ताकत जुलाई 2024 में मिली, जब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 8-1 के बहुमत से दिए गए इस फैसले को राज्यों के अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज संपदा पर कराधान और उससे जुड़े अधिकारों में राज्यों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने राज्यों के वित्तीय अधिकारों को मान्यता दी और बाद की कार्यवाही में 1 अप्रैल 2005 से लंबित दावों की वसूली का रास्ता भी खोला। यहीं से झारखंड सरकार को नई कानूनी ताकत मिली। हेमंत सोरेन सरकार का तर्क है कि जब सर्वोच्च अदालत राज्यों के अधिकारों को मान्यता दे चुकी है, तब झारखंड के दावों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। केंद्र सरकार अब तक झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए के दावे को स्वीकार नहीं कर रही है। दिसंबर 2024 में संसद में दिए गए जवाब में केंद्र ने कहा था कि इस तरह का कोई बकाया लंबित नहीं है, यानी विवाद सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि आंकड़ों और उनकी व्याख्या का भी है। इसी वजह से जनवरी 2025 में केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्य सरकार के साथ ज्वाइंट वेरिफिकेशन यानी संयुक्त सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। पहले दावों का आधार जांचा जाएगा, फिर उनकी गणना और उसके बाद किसी संभावित भुगतान पर विचार होगा। उधर झारखंड सरकार ने भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया राशि का आकलन कर रही है। राज्य सरकार संकेत दे चुकी है कि यदि बातचीत और प्रशासनिक प्रक्रिया से समाधान नहीं निकला तो वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। यानी फिलहाल ये मामला कानून, प्रशासनिक सत्यापन और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बीच फंसा हुआ है। कानूनी संभावना मौजूद है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी लंबी प्रक्रिया और संभावित कानूनी लड़ाई के बाद ही सामने आएगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर। अगर झारखंड को ये रकम मिल जाती है तो क्या सचमुच राज्य की तस्वीर बदल सकती है? दरअसल ये विवाद सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में ये मुद्दा हेमंत सोरेन की राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। उनकी पूरी दलील एक लाइन में समाहित है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और यही बात झारखंड के एक बड़े वर्ग को प्रभावित भी करती है, क्योंकि लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि जिस धरती से देश का कोयला, लोहा और दूसरी खनिज संपदा निकलती है, उसका लाभ स्थानीय लोगों तक पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं पहुंचता।
हालांकि भाजपा और केंद्र सरकार का नजरिया अलग है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार अपनी वित्तीय चुनौतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ते बोझ को छिपाने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उछाल रही है। लेकिन कल्पना कीजिए कि झारखंड को इस राशि का बड़ा हिस्सा मिल जाता है। राज्य का सालाना बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, यानी ये दावा लगभग पूरे 1 साल के बजट के बराबर है। ऐसे में विकास की संभावनाओं का दायरा कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन ने झारखंड को सिर्फ माइनिंग स्टेट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का विजन रखा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और आधुनिक उद्योगों में निवेश बढ़ाने की बात कही। राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर जोर दे रही है। अगर इतनी बड़ी राशि का एक हिस्सा भी झारखंड को मिलता है तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, खेल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बड़े निवेश संभव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है। अभी ये तय होना बाकी है कि वास्तविक बकाया कितना है, उसका कानूनी आधार कितना मजबूत है और भुगतान की प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ेगी। फिर भी एक बात साफ है, नीति आयोग की बैठक में इस मुद्दे को फिर से उठाकर हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिया है कि आने वाले वर्षों में यह सिर्फ झारखंड का वित्तीय विवाद नहीं रहेगा, बल्कि संसाधनों पर राज्यों के अधिकार, राजस्व साझेदारी और भारतीय संघवाद यानी फेडरलिज्म की बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन सकता है। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विकी और इस पूरी रिपोर्ट को लिखा था हमारे लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।